हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अवरित क्लासेस पर। मैं अमरीश सांसू और आप सभी के बीच लेकर के हाजिर हूँ फिर से बीएसटीसी पीटीटी 2025 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। तो इस क्लास के अंदर आज हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो क्लास को आपको लास्ट तक कंटिन्यू देखना है और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट के अंदर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों की। सबसे पहला देखिए प्रश्न है कि झालावाड़ जो है वो अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या सही आंसर होगा वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हाड़ौती का पठार। झालावाड़ जो कहाँ पर स्थित है? आपके हाड़ौती का जो पठार है वहाँ पर आपका झालावाड़ जो है स्थित है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत ही शानदार सवाल है। प्रश्न क्या कहता है पहले ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरने वाली रेखा है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 2 जिले? एक तो हमारा हो जाएगा इसके अंदर बांसवाड़ा, एक हमारा इसके अंदर आता है झालावाड़। इन 2 जिलों से होकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले हैं। यहाँ से जो है हमारे एक रेखा गुजरती, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, तो कौन कौन से जिलों से गुजरती हैं? एक तो हमारे पास में एक ज़िला आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा और एक आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर का एक सीखली गांव है, वहाँ दक्षिण भाग से और बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों का ऊंचाई के अनुसार जो है उसका सही क्रम है वो सही करना। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कौन सा सही क्रम हो जाएगा? ऊंचाई के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले आता है शेर जो है ऊंचाई के अनुसार सबसे बड़ा है। उसके बाद में असलगढ़, उसके बाद में रघुनाथगढ़, उसके बाद तारागढ़। ये कुछ शिखर हैं, भाकर हैं, जो चोटियाँ हैं। ठीक है, पर्वतों की। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शेर की है। उसके बाद में असलगढ़ की है, उसके बाद में रघुनाथगढ़ है, उसके बाद में तारागढ़ है। इस बात का आपको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ। यह आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बालू का स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले। जो हमारा दक्षिणी राजस्थान का पश्चिमी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और ये जो है मरुस्थल के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ जो हवा के समकोण पर बनने वाले होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? ठीक है, तो वो हमारे मिलते हैं बीकानेर जिले के पुंगल के सारों। बीकानेर का जिला है, बीकानेर जिला है, वहाँ पर एक पुंगल है, पुंगल के सारों और ये जो देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों आप सभी ध्यान रखना है 60 डिग्री 9 मिनट है, यानी कि 60 डिग्री 9 मिनट यहाँ पर राजस्थान अक्षांश के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो मेसा का पठार दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सा पठार? मेसा का पठार। अगला प्रश्न, 2 सवाल आपके सामने फिर से हैं कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो वो जिला दोस्तों हमारे पास में आता है जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ध सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? जो वर्ध सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो वो आपके दोस्तों हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व के अंदर। दक्षिण पूर्व का जो राजस्थान का भाग है, ठीक है, दक्षिण पूर्व भाग के अंदर जो वर्ध सीमा भ्रंश है वो आपके स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आगे 2 क्वेश्चन कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसीधा सवाल है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। सिडावा का गांधी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि सिडावा का गांधी है वो किसे कहते हैं? तो सिडावा का गांधी कहते हैं हमारे जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता।
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को सिडावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत ही शानदार सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म इसके अंदर सही नहीं है। तो मत्स्य देश में, मत्स्य जो प्रदेश है उसके अंदर अलवर और भरतपुर आते हैं, ये तो बात हमारे पास क्या है, सही है। अगला है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में बीकानेर आता है, ये भी बात हमारे पास में सही है। सीवी जनपद, सीवी जनपद जो है चित्तौड़गढ़ का पूर्वी हिस्सा जो है, ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन अर्बुद देश, अर्बुद देश जालौर में नहीं आता, ये दोस्तों कहाँ पर आता है, सिरोही के अंदर आता है। ठीक है, कहाँ आता है, सिरोही के अंदर, आपको इसके अंदर ध्यान रखना, सिरोही। ठीक है, तो अर्बुद देश कौन सा शहर आता है, सिरोही वाला जो देश है या सिरोही वाला जो इलाका है अर्बुद देश के अंदर आता है, जालौर नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, दो शानदार सवाल आपके सामने फिर से आगे हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाह नदी नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की अंत प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। तो अंत प्रवाह की नदी दोस्तों कौन सी नहीं है, वो आपको इसके अंदर बताना है। तो अंत प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, अंत प्रवाह की नदी, अंत प्रवाह की नदी दोस्तों इसके अंदर हमारे पास सागी, सागी अंत प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, सागी जो है हमारे पास में एक दो हमारे पास में अरब सागर का अफवाह तंत्र, एक हमारे पास में बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, उसमें से शामिल है, लेकिन ये अंत प्रवाह की नदी नहीं। अंत प्रवाह मतलब जो राजस्थान के अंदर बहती हो, किसी समुद्र में या किसी सागर में जाकर न गिरने वाली नदी, उससे क्या कहते हैं, अंत प्रवाह की नदी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कांतली अंत प्रवाह की है, काकने जिसको काकने ये जैसलमेर में बहने वाली घग्गर, ये भी अंत प्रवाह की नदियाँ हैं, लेकिन ये अंत प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। तो सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, ठीक है, जो सांबर झील में नहीं गिरती हैं। तो सांबर झील के अंदर देखिए आपके सामने मेढा या मेंथा गिरती हैं, खंडेल गिरती हैं, रूपनगढ़ भी गिरती हैं, लेकिन कांतली नदी जो है इसके अंदर नहीं गिरती हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस जिले में, बहुत ही शानदार सवाल है, निम्न में से किस जिले में संबल नदी नहीं गुजरती। ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर संबल नदी नहीं गुजरती है। तो वो दोस्तों हमारे पास में ज़िला आता है झालावाड़, झालावाड़ के अंदर संबल नदी नहीं गुजरती, ये अब आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें कौन सी नदी का पानी आता है। तो उसमें दोस्तों बांडी नदी का पानी आता है। अगर आपके कभी सवाल पूछे कि अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें कौन सी नदी का जल आता है, तो बांडी नदी का जल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीकानेर के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो बीकानेर के अंदर प्रवाहित होने वाली नदी जो है घग्गर नहीं है भाई, कांतली नहीं है, खारी नहीं है। तो बीकानेर के अंदर एक भी नदी नहीं बहती, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। राजस्थान के ऐसे दो ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती, एक तो चूरू और बीकानेर। यहाँ पर राजस्थान की एक भी नदी यहाँ पर प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, पुराने जिलों के अनुसार बात कर रहा हूँ। तो इसमें से देखिए हमारे पास में उक्त में से कोई नहीं है, आपका 4 नंबर आंसर इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी नदी है जिसको वागड़ की व कांठल की गंगा कहते हैं। तो वो दोस्तों हमारे पास में नदी आती माही, माही नदी जो है इसको वागड़ और कांठल की जो है गंगा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माही नदी कैसी नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से निकास करते हैं, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से निकलती है। तो वो भी नदी कौन सी है, तो माही नदी है। यानी 2 सवाल ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है। देखिए सांबर झील जयपुर के अंदर खारे पानी की है। पंचपदरा राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, तो पंचपदरा जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये सबसे राजस्थान की खारे पानी की झील है। लूणकरणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन कायलाना जोधपुर ये दोस्तों खारे पानी की झील नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। अब बताना है कि कौन सी झील है वो आपके उदयपुर के अंदर स्थित नहीं है। देखिए फतेह सागर आपके उदयपुर के अंदर है, उदय सागर झील उदयपुर के अंदर है, पिसोला झील उदयपुर के अंदर है। ठीक है, लेकिन राजसमंद झील उदयपुर के अंदर नहीं है, राजसमंद झील राजसमंद के अंदर ही स्थित है। ठीक है, इस जिले का नाम पड़ा राजसमंद जिले का, वो झील के आधार पर ही नाम पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से
किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा है वो सबसे अधिक होती है? देखिए सिरोही। सिरोही अगर पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जो है ठंडा जिला कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा जो है आर्द्र स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो सिरोही है। ठीक है, अगर पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा, सिरोही है। अगर पूछ ले सवाल कि राजस्थान का जो है सर्वाधिक ठंड आर्द्र जिला कौन सा, तो झालावाड़ है। तो इसमें औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक कौन से जिले के अंदर होती हैं? झालावाड़ के अंदर होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किस स्थान के जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से नहीं है? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से नहीं है? ठीक है, तापक्रम। तापक्रम देखिए, तापक्रम इसके अंदर आता है। उसके बाद में हमारे पास में आर्द्रता व वर्षा भी आता है, और वायुदाब व वायु वेग और वायुदाब भी आता है, यानी उक्त सभी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसके अंदर राइट हो जाएंगे। ये सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन निर्धारक के घटक माने जाते हैं। ताप हो गया, आर्द्रता होगी, वर्षा हो गई, वायु वेग हो गया, वायुदाब हो गया, ये सभी क्या जलवायु परिवर्तन के या जलवायु निर्धारक के क्या है? सभी घटक होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 21 जून को जो है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो आपको अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो उसमें आपका कर्क रेखा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी ही रेखा गुजरती जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा। तो 21 जून को जो है यहाँ राजस्थान का या भारत का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, क्योंकि जो सूर्य है वो उस कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है 21 जून को ठहर जाता है। 21 जून के बाद सूर्य के बाद दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून के बाद 21 जून के जुलाई, अगस्त और सितंबर के वापस जाता है कहाँ पर? मकर रेखा पर। फिर 3 महीने बाद वापस ठेठ आपके निचले वाली जिसका नाम है भूमध्य रेखा के बाद मकर रेखा पर पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले भूमध्य रेखा पर जाता है, उसके बाद मकर रेखा पर, उसके बाद कर्क रेखा पर ये हमारा 21 जून को सूर्य आता है, चमकता है सीधा। ठीक है, अगर पूछ ले सवाल कि जो सबसे लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा चमकता है। उसके बाद में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? कि जो है 21 जून को सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं हमारे पास में गंगानगर के अंदर। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका है, क्योंकि ये जो है कर्क रेखा से काफ़ी दूर वाला इलाका है, तो यहाँ पर तिरछी जो है वो पड़ती है किरणें सूर्य की। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होती है? ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? तो हमारे पास में झालावाड़, पहले ही बात कर चुके हैं, झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो खड़ीन है वो परंपरागत जल जो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि पाई जाती है कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। पालीवाल के जो ब्राह्मण थे ना, उसके द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया था सर्वप्रथम। किसके द्वारा? पालीवाल के ब्राह्मणों द्वारा अपनाया गया। जैसलमेर के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पदम मुख्यमंत्री कब किया गया? ठीक है, पदनाम जो है मुख्यमंत्री कब किया गया था? तो वो दोस्तों आपके किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 इसके अंदर है, सही उत्तर माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 के अंदर आपके क्या हुआ था? राजस्थान गठन हुआ। उसके बाद में वास्तविक जो मुखिया है राजस्थान का, उसको किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री का पदनाम किया गया मुख्यमंत्री, कि प्रधानमंत्री का देश का होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तो धीरे धीरे मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था? राज्यपाल का होता था। ठीक है, पहले राज प्रमुख होता था, फिर उसके बाद राज्यपाल पे आ गया, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद में आपके मुख्यमंत्री तक ये मामला आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? 4 ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है आपके सामने, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? कि वित्त जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को देते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके 2 सवाल ऐसे हैं जो पॉलिटी से लिए गए हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। तो वालरा कृषि कैसा प्रकार है? तो कृषि स्थानांतरित करके कृषि की जाती है, उसी को वालरा कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मैसा किसकी किस्में हैं? ठीक है, ये किसकी किस्में? धवल होगी, मेगा होगी, माई कंचन होगी। तो ये सभी दोस्तों मक्का की किस्में किसकी है? माई कंचन, माई धवल और मेगा, सभी में म आ रहा है कि माई कंचन, माई धवल और मेगा, ये सभी किसकी है? तो मक्का की किस्में हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है
खेत में निराई का उद्देश्य होता है, खेत में हम निराई करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फसल में जो खरपतवार होता है उसको हटाना, जिससे फसल हमारी क्या अच्छी होती है, इसीलिए खरपतवार को हटाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? खेत में निराई करना कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फसल से खरपतवार को हटाना होता है, ठीक है, खरपतवार को अलग करना। अगला सवाल, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी किसे कहते हैं? तो जब नववधु के साथ जाने वाली लड़की को या स्त्री को जब पहली बार किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके साथ एक ओलंदी लड़की को भेजा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि बलिया, अगला प्रश्न आपके सामने है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बलिया आभूषण आप सभी को ध्यान रखना है कि बलिया आभूषण आपके हाथों के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर? हाथों के अंदर पहना जाता है, ठीक है, हाथों में पहना जाता है बलिया आभूषण। उसके बाद में तगड़ी क्या है? तगड़ी आपके कमर का एक आभूषण होता है, तगड़ी जिसको आभूषण होता है। तगड़ी क्या है? तो आभूषण है, कमर का आभूषण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। जो राजस्थान में प्रचलित प्रथा होती है मृत्यु भोज, उसे क्या कहते हैं? मौसर कहा जाता है। और जीवित व्यक्ति जो अपनी जीवित व्यक्ति जीवित होकर के अपनी जो है मृत्यु के बारे में भोजन करवाता है तो उसे जोसर कहते हैं, ठीक है। मौसर मरने के बाद, जोसर मरने से पहले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? यानी नाक में कौन सा नहीं पहना जाता? लौंग नाक में पहना जाता है, नथ आपके नाक के अंदर है, सौंफ नाक के अंदर, लेकिन मादड़िया दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। इसके अंदर आपका सियार, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति का प्रचलित नृत्य है? तो भील जनजाति में जो हाथी मना नृत्य है वो प्रचलित है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से सम्मिलित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से सम्मिलित है? तो मोरनी मोड़ना दोस्तों आपके किस जनजाति में मोरनी मोड़ना? तो मोरनी मोड़ना आपकी किस जनजाति के अंदर प्रचलित है वो आपको बताना है। मोरनी मोड़ना दोस्तों आपके मीणा जनजाति के अंदर प्रचलित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली यानी सर्वाधिक रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो मीणा। मीणा के बाद दूसरा स्थान भीलों का है, पहले मीणा फिर दूसरे स्थान पर भील, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मीणा की है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? शहरिया जनजाति का कुंभ है दोस्तों तेजा मेला सीताबड़ी। तेजा मेला सीताबड़ी जो है शहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? कि फायरे फायरे जो हैं वो किस जनजाति का रणघोष है? तो दोस्तों ये भीलों का रणघोष है। किसका रणघोष है? भीलों का रणघोष होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुबटिया लोकगीत का संबंध क्या है? प्रश्न कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया लोकगीत का संबंध दोस्तों आपके किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध, सुबटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? तो आपके भानुजी महाराज जो हैं वो जयपुर के कथक घराना है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भानुजी महाराज, ठीक है। अगला प्रश्न, कोटा चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्य है कि कोटा शैली में जो कौन से चित्र है वो हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो वो दोस्तों हमारे पास में आते हैं हाथियों की लड़ाई के दृश्य। हाथियों की लड़ाई का दृश्य सर्वाधिक कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? तो कोटा चित्र शैली की विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमूल्य चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव, उसके बाद में हमारे पास में विषय वस्तु की विविधता, उसके बाद में श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय। तो ये हमारे पास में यहाँ पर देखिए प्रकृति का बहुमुख चित्र भी देखने को मिलता है, उसके बाद में विषय वस्तु की विधिवत भी देखने को मिलता है, श्रृंगार भक्ति के चित्र भी देखने को मिलता है, लेकिन लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव है, ऐसा नहीं है। लोक जीवन के भी चित्र है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभाव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर मतलब ये नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे क्या है राजस्थान के अंदर लोक जीवन के भी क्षेत्र हैं वो उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थान की चित्रकला की विशेषता नहीं, यह वैभव वाली बात कर दी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है?
तो पक्षियों को महत्व देने वाली क्षेत्र शैली दोस्तों आपके बूंदी क्षेत्र शैली। बूंदी क्षेत्र शैली के अंदर पक्षियों को महत्व सर्वाधिक दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र का मतलब होता है गिल्ली दीवार पर बनाया गया चित्र। ठीक है, गिल्ली दीवार पर बनाया गया चित्र, हवेलियों में बने चित्र, उसको सभी को भित्ति चित्र के अंदर रखा जाता है। तो मंडावा की हवेलियाँ होगी। ठीक है, ये सभी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और मंडावा की हवेली शेखावाटी के अंदर स्थित है। शेखावाटी जो हमारा जिले कौन कौन से आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक नया जिला ऐड किया गया जिसका नाम है नीम का थाना। तो इसके अंदर हमारे पास में जो सीकर संभाग है वो पूरा जिसमें शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इसके अंदर गड़बड़ हो गया है। अगला प्रश्न ये रहा कि माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, जैन मंदिर कला के हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताना है कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? ऑप्शन है लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी, पत्थर और कागज। तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। माउंट आबू जो है राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है जैन मंदिर के हेतु। तो ये जो जैन मंदिर हेतु अभी बात की थी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है सवाल है कि सांझी जो है पूजन किसके लोकप्रिय है? सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन जो दोस्तों कुंवारी कन्याओं के अंदर लोकप्रिय है। ठीक है, सांझी केले के पत्तों पर बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कागज पर निर्मित चित्र होते हैं। कागज पर कौन से चित्र है? कागज के अंदर एक क्या होता है कि पन्ने होते हैं, पन्ने से आपको पाने याद रखना। ठीक है, तो कागज पर निर्मित चित्र होते हैं उसको कहते हैं पाने कहते हैं। सांझी क्या होती है? सांझी जो होती है वो आपको यानी कि केले के पत्तों पर बनी होती सांझी। फड़ जो है कपड़े से बनाई जाती है। ठीक है, और इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? जोशी परिवार प्रसिद्ध है। उसके बाद में कावड़ का आपको बताना है कि कावड़ है वो किस वस्तु से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कावड़ कला जो किस वस्तु से संबंधित है, ये आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगरशाही ओढ़नी है वो किस कला से संबंधित है? डूंगरशाही ओढ़नी जो है किस कला से संबंधित है? तो वो दोस्तों आपके बाटिक कला से संबंधित है। कौन सी कला से? बाटिक कला से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन टोटल हमने लिए थे। 50 में से हमने 49 क्वेश्चन आपके जो है करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। अब इसमें 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। और कैसे लगी क्लास आज की? तो कल इसी क्लास के ऐसे ही और क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।